नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपका वीडियो रहने वाला है ई दृष्टि मैगजीन का पार्ट थर्ड। हम जो दोस्तों आपको करंट अफेयर करा रहे हैं जो कि यूपीपीसीएस या फिर इफ़को एग्ज़ाम या फिर जो भी कोई एग्ज़ाम है आपका, चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी सीपीएफ जो यूपीएससी सीपीएफ का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो एग्ज़ाम हो, सभी में दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपने वो क्लास नहीं देखी है, इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2, जाइए एक बार क्लास देखिए। और आज दोस्तों मैं आपको इसके पेज 20 से लेकर पेज 20 से लेकर पेज 30 तक पढ़ाने वाला हूँ और आपको वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी भी क्यों ना कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट निकालना सिखाऊंगा। और जो मेंस की ऐसे राइटिंग की जाती है दोस्तों, जो मेंस में दोस्तों जीएस के पेपर होते हैं उनमें किस तरीके से उत्तर दिया जाता है, बस आपको अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना है, उसके बाद में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। देखिए भाई, मोडेरा की बात करी जाती है। मोडेरा 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है। भाई मोडेरा एक ऐसा गाँव है जो कि सौर ऊर्जा से दोस्तों संचालित है। और मोडेरा का तो इतिहास है दोस्तों बहुत पुराना है। देखिए भाई, इसके बारे में आपको बताता हूँ। भाई गुजरात का मेहसाणा जिला है, वहाँ पर है ये गुजरात का जो मेहसाणा जिला है दोस्तों, वहाँ पर है। और यहाँ पर सूर्य मंदिर है दोस्तों, सूर्य मंदिर है। और देखो आपने एक राजा का नाम सुना होगा भाई। देखो सूर्य मंदिर को किसने बनाया था? चालुक्य वंश के राजा थे दोस्तों भीम प्रथम। चालुक्य वंश के राजा थे दोस्तों भीम प्रथम। जब हमारे देश में महमूद गजनवी आक्रमण करने आया था दोस्तों, तब भीम प्रथम की जो लड़ाई हुई थी वो महमूद गजनवी से हुई थी दोस्तों। उस टाइम के ये बात है, उस टाइम दोस्तों सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? भीम प्रथम के द्वारा। अब देखो उल्लेखनीय है कि मोडेरा को मोडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखो ये किस नदी के तट पर है, ये भी पूछ लिया जाएगा भाई। मोडेरा पुष्पावती के तट पर है। पुष्पावती रूपेण नदी की सहायक नदी है। पुष्पावती किसकी सहायक नदी है? रूपेण नदी की। बस आप इतना ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं भाई। अब देखो 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य पीएम जी ने गुजरात का दौरा किया। गुजरात का दौरा किया पीएम जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। इस यात्रा के दौरान मोडेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। बस आपको याद रखना है। और देखो ये बात भी ध्यान रखना है कि यह मंदिर भारत का ऐसा विरासत स्थल है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। देखो ये यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, वो एक हेरिटेज साइट है। अब हेरिटेज साइट ऐसी बनी है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर के कारण। बाकी देखो गुजरात का पहला गांव मोडेरा गांव जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित दोस्तों बना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी और देखो आपको इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है और इतना महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण दोस्तों नहीं है क्योंकि इसमें बस ये दिया गया है भाई, भारत की पहली ग्रिड संबंध स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोडेरा में स्थापित की गई है। बस यही दोस्तों महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलाम 1.0 और 2.0 अवार्ड किसे मिले हैं दोस्तों? देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और पहला वाला जो प्रश्न है दोस्तों वो भी 120% मोस्ट है। 120% उसके पूछे जाने की संभावना है। अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों देखो, स्वच्छता ही सेवा और देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक फोर्टनाइट अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलाम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था दोस्तों? 2021 को। बस आप इतना भी याद रख सकते हैं कि ये 100 दिवसीय सुजलाम अभियान जो है किसने लॉन्च किया? पहली बात तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने। आपको याद रखना है, ये बात ध्यान रखनी है, किसने लॉन्च किया और इसका टारगेट क्या है, थीम क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, ये बात ध्यान रखोगे तो आप सारे के सारे प्रश्नों को एकदम बना के आओगे। अब देखो केंद्रीय जल मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों को क्या करना है दोस्तों? 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों को
गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ओडीएफ प्लस गाँव का सृजन करना है दोस्तों। ओडीएफ प्लस गाँव का क्या करना है अभी, सृजन करना है। देखो ओडीएफ प्लस सुजलाम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्ण प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। भाई ओडीएफ के लिए दोस्तों जो गांव-गांव के अंदर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया है मोदी सरकार ने, और घर घर के अंदर दोस्तों शौचालय बनवाए हैं, उसमें दोस्तों ये भी उसी का एक कदम है। अब देखो जब सुजलाम 1.0 कंप्लीट हो गया तो अब देखो सुजलाम 2.0 को लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगा भी कंप्लीट टारगेट नहीं हुआ है, इसलिए सुजलाम 1 के जो इसका उद्देश्य था उसे पूरा करने के लिए सुजलाम 2.0 को दोस्तों लॉन्च किया गया है। अब देखो सुजलाम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसमितियों के निर्माण पर केंद्रित था। अब 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस, 2 अक्टूबर 2022 को 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन दोस्तों, अहिंसा दिवस के दिन 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलाम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया दोस्तों। अब देखो पुरस्कृत क्यों किया गया भाई, कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा जब किसी क्लास में पढ़ता है तो उसे बार बार पुरस्कृत किया जाता है, जिससे और बाकी बच्चे उससे प्रेरणा लेके अच्छे से अच्छा दोस्तों कर सके, इसलिए पुरस्कृत किया जाता है। अब हमारे जो राज्य हैं भाई अच्छा करेंगे, इनके इनाम को देखकर या इनके पुरस्कार को देखकर दोस्तों जो लोग इस एरिया में पिछड़े हुए हैं वो भी अच्छा करेंगे। आगे देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं जो कि दोस्तों पुरस्कृत किए गए हैं। भाई देखो रैंक 1 में क्या है, भाई आपको सिर्फ ये देखना है कि रैंक 1 कौन सा है और रैंक 2 कौन सा है। बाकी आप जिस स्टेट से रहते संबंधित है दोस्तों, आपको अपनी स्टेट की रैंक देखनी है, बाकी ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सुजलाम बस्ट और सुजलाम 2 क्या है दोस्तों। ओडीएफ मुक्त कराने के लिए दोस्तों जो गड्ढों का निर्माण है उनका टारगेट था इसका। और बाकी देखो अपशिष्ट जल प्रबंधन का उद्देश्य के लिए सुजलाम 2.0 भी दोस्तों लॉन्च किया गया है। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2022 को। और किसने लॉन्च किया ये भी ध्यान रखना अभी। देखो पहले नंबर पे दोस्तों कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे कर्नाटक है। देखो शीर्ष राज्य भाई स्वच्छता ही सेवा SHS 2022, क्या बात है कर्नाटक। देखो बिहार का नाम सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा भाई बिहार, देखो बिहार यहाँ आगे है। बिहार वैसे पिछड़ा हुआ एरिया है लेकिन बिहार दोस्तों यहाँ आ गया है, बिहार ने सुधार किया है अपने अंदर। अब देखो लक्षद्वीप है भाई, लक्षद्वीप है सुजलाम शीर्ष राज्य बाकी आप और देख सकते हैं भाई सुजलाम 1.0 के तहत, सुजलाम 1.0 के तहत 1.0 में सुजलाम में कौन कौन है भाई। देखो सुजलाम 1.0 के तहत मध्य प्रदेश पहले स्थान पे भाई पुरस्कार प्राप्त करता, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तेलंगाना। बस आपको याद रखना MP और MH और तेलंगाना। बाकी सुजलाम 2.0 कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा। हमारे राज्य की रैंकिंग कहाँ है भाई? यूपी की रैंकिंग कहाँ है? आप अपने स्टेट की जरूर देखें भाई, स्टेट का जरूर देखें दोस्त, क्योंकि स्टेट का देखोगे, क्योंकि PCS के अंदर या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम बनता है तब दोस्तों आपके स्टेट की रैंकिंग पूछी जा सकती है। देखो देखिए आपके स्टेट की रैंकिंग कहाँ है भाई। यहाँ पर अगर मैं यूपी की बात करता हूँ दोस्तों तो यूपी की रैंकिंग तो कहीं नहीं है, लेकिन आप जो भी जिस स्टेट से हैं आप अपनी रैंकिंग पढ़ सकते हैं। बाकी देखो यूपी वालों के लिए आपने पहले नंबर वाला पढ़ लिया, दूसरे नंबर वाला पढ़ लिया, अब आपको ये देखना है सिर्फ आपके स्टेट की रैंकिंग कहाँ भाई। आपके स्टेट की रैंकिंग अगर कहीं है या फिर किसी भी कोई भी जिला आपका आता है तो ठीक है, वरना दोस्तों आपको पहले नंबर वाला पढ़ना, दूसरे नंबर वाला पढ़ना, तीसरे नंबर वाला पढ़ना और बाकी इसे पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 पे चलते हैं भाई। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 ये ग्रामीण है दोस्तों। कौन सा है? ग्रामीण है, ग्रामीण एरिया वाला 2022 वाला। अब ये कब से जारी किया जाता है और कौन जारी करता है? देखो 2018 से दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जारी किया जाता है। किसके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा। किसने जारी किया? SSG ने, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण जारी किया जाता है। अब इसने क्या करा भाई, 2018 में इतने गाँव और 2019 में इतने गाँव और 2022 में 17,559 गाँव, ठीक है। देखो ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको मेन चीज छांटनी है। अब SSG 2022 को राज्य एवं जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया।
2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की गई। गांधी जयंती के दिन दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्णतः किया गया है। इसमें देश भर के 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है। एक है चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली और लक्षद्वीप। चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर बाकी को दोस्तों यहाँ लिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं किसकी रैंकिंग दोस्तों पहली है, और आपको सिर्फ अपने राज्य की रैंकिंग देखनी है, बाकी आपको और किसी की रैंकिंग नहीं देखनी है। बस ये देखिए कुल मिलाकर दोस्तों यूपी, भाई उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश का जो इसका रैंक है इसमें 18वां स्थान है, और रैंक है 694.74। आप ये इसका जो स्कोर है ये भी देख सकते हैं 694.74। एक दो बार पढ़ के देख लेना। बाकी ग्रामीण वाले में स्वच्छ सर्वेक्षण में दोस्तों भारत का यूपी का जो स्थान है वो 18वां है, और देखो बिहार जो है वो 32वें स्थान पर है। ठीक है भाई। और बाकी अगर इससे संबंधित जो भी डाटा दिया जाएगा मैं देख लेता हूँ, जो भी दोस्तों यहाँ डाटा मिलेगा देख लेते हैं एक बार कौन सा डाटा। अभी अब देखो शीर्ष 3 राज्य 30 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करता हूँ तो तेलंगाना है दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना है, हरियाणा है और तमिलनाडु है। तेलंगाना, ठीक है भाई, हरियाणा और तमिलनाडु शीर्ष 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, वो भी 3 बड़े राज्य है, 3 बड़े राज्य है। और देखो शीर्ष 3 छोटे राज्य और संघ शासित क्षेत्र 30 लाख से कम जनसंख्या वाले, भाई ये आप देख सकते हैं। आपको जो भी आपको अपने जिले का मिलता, अपने स्टेट का मिलता है वो देखिए। देखो कोई यूपी का इसमें नहीं मिला मुझे, लेकिन एक डाटा देखिए भाई, एक डाटा ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य यूपी है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर देहात है। भाई मोबाइल ऐप और पोर्टल की बात करी जाए तो यूपी यहाँ पर क्या है भाई, यूपी जो नहीं सर्वाधिक भागीदारी यूपी ने निभाई है। बाकी जिला कौन सा दोस्तों, कानपुर देहात है। अब देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करते हैं दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में क्या क्या दिया हुआ भाई। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम दोस्तों जारी किए। ठीक है भाई। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, देखो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के 5354 शहरों का आकलन किया गया भाई दोस्तों। आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि पहले स्थान पर दोस्तों, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन है, कौन जारी करता है, और हम कौन सी पोजीशन पे है, और हमारा कौन सा जिला दोस्तों बेहतर यहाँ है। बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ोगे आपके सारे के सारे दोस्तों प्रश्न बन जाएंगे। अगर आप किसी भी स्टेट से है, किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप अपने स्टेट के बारे में डिटेल से देखिए, क्योंकि आपसे जब भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा वो आपके खुद के स्टेट का पूछा जाएगा। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं भाई दोस्तों यहाँ पर क्या गया। अभी यहाँ पर 62 छावनी और 91 गंगा किनारे बसे शहरों और नगरों को शामिल किया गया है। ठीक है। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। अब देख लेते हैं इसमें रैंकिंग देख लेते हैं दोस्तों, इसमें रैंकिंग देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार, भाई 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी की बात करता हूँ तो यहाँ पर लगातार इंदौर ने दोस्तों छठी बार सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी को घोषित किया गया इंदौर। मतलब 6 साल से लगातार इंदौर कब्जा किए हुए पहले स्थान पर दोस्तों। ठीक है भाई। और अगर दूसरे स्थान की बात करता हूँ तो दूसरे स्थान पर सूरत है जो कि गुजरात के अंदर है। तीसरे स्थान पर दोस्तों नवी मुंबई है। बस आप इतना देख सकते हैं, बाकी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप पहला दूसरा तीसरा, पहला इंदौर, दूसरा सूरत गुजरात के अंदर, नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, चौथा देख लो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। कभी कभी रैंकिंग पूछ लेता है या सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी। बाकी आप अपने स्टेट के बारे में देखिए दोस्तों, अपने स्टेट के बारे में देखिए भाई। अब देखो अगर बात करी जाती है दोस्तों 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में, अगर हम 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में करता हूं तो कौन कौन से हैं भाई। पहला स्थान जो है दोस्तों तिरुपति शहर का है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। मैसूर कर्नाटक का है दोस्तों। नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है। अंबिकापुर चौथे स्थान पर है। नोएडा, देखो नोएडा 5वें स्थान पर है जो कि यूपी का है दोस्तों। यूपी का है, देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो नहीं कौन सी श्रेणी है, शीर्ष 5, 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में है। 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में देख लेना दोस्तों। इसमें यूपी का एक दोस्तों
शहर आया हुआ है नोएडा, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ईटानगर को अंतिम स्थान पर रखा गया। अब शीर्ष 5 राज्य ये भी देख सकते हैं आप। बस यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि यूपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी चीज़ें जो यूपी के अंदर महत्वपूर्ण है। देखिए भाई यहाँ पर दोस्तों एक दौड़ हुई है, प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों यथा सूरत, इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। अभी अगर मैं सिल्वर, देखो यहाँ पर जो नहीं इन्हें प्लेटिनम श्रेणी में रखा गया है। अब इसके अतिरिक्त सिल्वर श्रेणी में, भाई सिल्वर श्रेणी के देखो प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। देखो ये महत्वपूर्ण है भाई, किस में रखा गया है दोस्तों, गोल्ड श्रेणी में रखा गया है। और बाकी अगर सिल्वर श्रेणी की बात करता हूँ तो मथुरा और अमरोहा, भाई यूपी के मथुरा और अमरोहा वालों गजरोला, भाई अमरोहा के अंदर गजरोला को दोस्तों यहाँ शामिल किया गया है। मथुरा और गजरोला भी दोस्तों यहाँ शामिल है, ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। यहाँ यूपीपीसीएस के अंदर जो यूपी के अंदर वीडियो का एग्जाम है दोस्तों, उसमें ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है पूरी। बाकी देखो इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, देखो इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार, देखो यहाँ देखो ये 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जबकि 6 शहर सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त, भाई पहले वाले को 7 स्टार, दूसरे वाले को दोस्तों 5 स्टार, ठीक है भाई। अब बाकी देखो और क्या क्या चीज़ यहाँ से महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है एक बार देख लेते हैं भाई दोस्तों, ठीक है। क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है अगर हम बात करते हैं भाई, देखो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार, भाई गाजियाबाद और लखनऊ की बात करी जाएगी तो यहाँ पर 3 स्टार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया। शीर्ष 5 गंगानगर, अगर हम गंगानगर की बात करते हैं दोस्तों, गंगानगर का यहाँ शुरू में ही एक तरीके से बात की गई थी भी, गंगानगर के जो शहर है उन्हें भी लिया गया है। गंगानगर में शुरू में दोस्तों बिजनौर आता है जो कि यूपी का है दोस्तों, ठीक है, अमरोहा का बिल्कुल पड़ोसी है ये। बाकी 1 लाख से कम जनसंख्या में बिजनौर है दोस्तों। कन्नौज यूपी है, कन्नौज जो है इत्र के लिए दोस्तों फेमस है, ठीक है भाई। कन्नौज दोस्तों इत्र के लिए फेमस है। गढ़मुक्तेश्वर है यूपी का दोस्तों, ठीक है भाई, गढ़ जैसे बोलते हैं। बाकी देखो यहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या में हरिद्वार उत्तराखंड का है, वाराणसी यूपी के दोस्तों, ऋषिकेश उत्तराखंड का है, फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश का है। अब आप देख सकते हैं कई सारे पॉइंट आपको ऐसे मिले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस आपको इसे 2 से 3 बार पढ़ना है। अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपको एक एक पॉइंट दोस्तों याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने चाहिए तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका ही दोस्तों भला होगा और नोट्स बनाने से कम समय के अंदर दोस्तों हम रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों का। अब आगे चलते हैं भाई, देखो आगे चलते हैं, आगे कौन सी चीज़ हमारी महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखिए भाई भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022, अगर मैं भारत के पर्यटन की बात करता हूं कि भारत में कितने लोग घूमने आए हैं दोस्तों, पर्यटन 2 प्रकार का होता है। एक होता है विदेशी लोग अगर भारत में घूमने आते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर इंटरनेशनल लोग हमारे देश में घूमने आते हैं। एक होता है दोस्तों हमारे देश के लोग ही खुद पर्यटन बन के जाते हैं, तब दोनों को मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई अगर मैं इंडिया टूरिज्म, भाई टूरिज्म अगर इंटरनेशनल टूरिज्म होता है तब दोस्तों उसमें क्या कंडीशन है, कौन सा जो हमारा स्टेट है वो पहले नंबर पे है। और अगर मैं अपने देश के टूरिज्म की बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि हम भी घूमने जाते हैं भाई टूरिज्म के तौर पर इंसान घूमने जाता है और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एक तरीके से रोजगार, भाई बहुत सारे लोगों को दोस्तों रोजगार देता है टूरिज्म, और जो हमारी देश की इकोनॉमी है दोस्तों उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करता है और एक तरीके से योगदान देता है। देखिए भाई भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022, 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, भाई विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 सितंबर 2022, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, 27 सितंबर 2022। एक प्रश्न आपको ये मिल गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, जगदीप धनखड़ का नाम ध्यान रखिए। इन्होंने क्या करा भाई, भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट जारी की। भाई इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट किसने जारी की, आपको दे देगा भाई, राष्ट्रपति ने जारी की, प्रधानमंत्री ने जारी की, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है भाई। अब इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, 63वां संस्करण है, और ये पर्यटन मंत्रालय के
वार्षिक आधार पर दोस्तों जारी की जाती है। ठीक है भाई। अब देखो इसके माध्यम से होता क्या है, विदेशी मुद्रा आए, मैंने आपको बताया था भाई, अगर इंटरनेशनल टूरिज्म आता है तो अपने देश की मुद्रा लेके आएगा दोस्तों, और इससे हमारे देश में क्या होगा, भंडार बढ़ेगा दूसरे देश की मुद्रा का, डॉलर मिलेगा दोस्तों हमें, या फिर किसी और देश से आता है, किसी भी देश से आता है दोस्तों, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। विदेशी मुद्रा क्या है दोस्तों, हॉट करेंसी है, हॉट करेंसी है, जो विकसित देश होती है उनकी मुद्रा हॉट करेंसी कहलाता है। और अधिकतर देखो जितना भी विदेश व्यापार होता है आज के टाइम में दोस्तों, भाई इंडियन रुपीज में तो व्यापार होता नहीं है। अगर हमारे पास में विदेशी करेंसी ज़्यादा होगी, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार अधिक होगा दोस्तों, तो हम बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और व्यापार में दोस्तों हम एक तरीके से मजबूत रहेंगे। क्योंकि अब देखिए, अगर इस टाइम अगर डॉलर की बात करी जाती है तो दोस्तों डॉलर 80 रुपये से अधिक का है। अगर हम $1 भी लेते हैं तो अपने देश के 80 रुपये देंगे, लेकिन वो डॉलर अगर हमारे पास में बहुत पहले से ही अधिक मात्रा में, तो हम कुछ भी दोस्तों कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है भाई। इसलिए डॉलर हमारे पास में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो दोस्तों अधिक मात्रा में होना चाहिए भाई। देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूँ 63वां संस्करण है, और देखो विदेशी मुद्रा है घरेलू और विदेशी पर्यटन यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है भाई। आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण दी गई है, क्या क्या चीज़ दोस्तों महत्वपूर्ण दी गई है, कहाँ कहाँ से दोस्तों आए हैं सबसे ज़्यादा। 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए हैं भाई, 7 मिलियन 2021 में पर्यटक आए हैं, टूरिज्म आया है, जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.8 मिलियन अप्रवासी NRI थे भाई। 1.52 की बात करी जाती है तो विदेशी पर्यटक है, और NRI है भाई, NRI है। NRI का मतलब दोस्तों जो भारतीय मूल के थे लेकिन बाहर रहने लगते हैं, NRI। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वार्षिक वृद्धि हुई है भाई। 2020 की और 2021 की तुलना करी जाए तब कितने की वृद्धि हुई है, 10.6%। कभी कभी ये भी पूछ ले दिया जाएगा ऑप्शन में भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की रिपोर्ट आई है 2021 में दोस्तों, उसके अंदर 2020 की तुलना में कमी आई है या वृद्धि आई है। ये भी प्रश्न एक तरीके से कथन के रूप में दिया जा सकता है कि बताओ वृद्धि हुई है कमी हुई है। वृद्धि हुई है दोस्तों, कितने की वृद्धि हुई है, 10.5% आप मान सकते हैं, 10.6% है। ठीक है भाई। और देखो USA से दोस्तों सबसे ज़्यादा आए हैं, 28% आए हैं। बांग्लादेश से आए हैं दोस्तों 15.75, USA से आए हैं, UK से आए हैं दोस्तों, कनाडा से आए हैं, नेपाल से आए हैं दोस्तों। ठीक है भाई। और देखो कौन कौन से राज्यों में आए हैं ये भी आपको देख लेना दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में आए हैं। वर्ष 2021 के दौरान भारतीय नागरिकों के शीर्ष 5 गंतव्य है। भारतीय नागरिकों के मतलब भारत का जो नागरिक है कहाँ गया है, भारतीय नागरिकों के शीर्ष 5 गंतव्य। हम लोग कहाँ गए हैं, विदेश में यात्रा करने भाई। सबसे ज़्यादा गए हम संयुक्त अरब अमीरात UAE, उसके बाद में USA गए हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे, UAE 42% है दोस्तों। कतर गए हैं, ओमान गए हैं, UK गए हैं दोस्तों। ठीक है भाई। अब देखिए कौन कौन से ऐसे हमारे स्टेट है दोस्तों जिनमें सबसे ज़्यादा दोस्तों आए हैं भाई। अगर मैं विदेशी पर्यटक की बात करता हूँ तो देखो सबसे ज़्यादा इस एक तरीके से जो चार्ट है आपका, इससे दर्शाया गया भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इससे सब कुछ दिया गया है। आप एक बार देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से राज्य से आए हैं भाई। अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ, देखो पंजाब की बात करता हूँ तो दोस्तों पंजाब के अंदर 29.22% सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए हैं घूमने के लिए। देखो विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा। 2021 की बात है, पंजाब में सबसे ज़्यादा दोस्तों, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर दोस्तों क्या अभी दिल्ली है भाई। आप याद रख सकते हैं पंजाब महाराष्ट्र दिल्ली, पंजाब महाराष्ट्र दिल्ली, पंजाब नंबर 1, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर दोस्तों दिल्ली। बाकी आप देख सकते हैं बाकी थोड़ा थोड़ा। और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सी पोजीशन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन है वो दोस्तों थोड़ी पिछड़ी हुई है, 4.24% दोस्तों आए हुए हैं। अब देखो आज हमारे देश में जितने भी पर्यटक शहर हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं दोस्तों, उनका एक तरीके से पुनरुद्धार किया जा रहा है और उनकी जो बिल्डिंग है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है और देखो लीज पर भी दिया जा रहा है, जिससे क्या हो सके भाई दोस्तों। मान लिया भाई अगर किसी ने लीज पर ले लिया भाई, लीज पर ले लिया दोस्तों, वो क्या करेगा भाई दोस्तों, हमारी बिल्डिंग को ठीक ठाक करेगा और थोड़ा बहुत पैसा खुद भी कमाएगा दोस्तों और हमारे देश को भी दोस्तों उससे बेनिफिट मिलेगा। और अगर मैं घरेलू पर्यटक की बात करता हूँ दोस्तों, घरेलू पर्यटक की बात करता हूँ, घरेलू पर्यटक की मतलब होता है जैसे मान लिया भाई मेरा मन घूमने का करा, चलो हरिद्वार घूमने चलते हैं भाई, चलो उत्तराखंड घूमने चलते हैं, या फिर चलो मान लिया भाई ऊटी घूमने चलते हैं, कुल्लू मनाली घूमने चलते हैं। तो हमारे दोस्त के लोग कहाँ कहाँ घूमने गए भाई,
देखिए भाई सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ कहाँ घूमने गए हैं, देखो घरेलू घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्य हिस्सेदारी। घरेलू पर्यटक यात्राओं में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ गए हैं दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर गए हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु के अंदर कहाँ, जैसे ऊटी हुआ, तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर हुआ, चेन्नई, दोस्तों बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। और देखो उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपको पता ही है बहुत सारे हैं भाई, ताजमहल है, बहुत सारे हैं। बाकी आंध्र प्रदेश है दोस्तों तीसरे नंबर पर, कर्नाटक है, आपको याद रखना है। इसमें यूपी दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश, ये याद रखना, ठीक है बच्चों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी 100% है। बाकी और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। भारत भ्रमण वर्ष 2023, भारत भ्रमण वर्ष 2023, अगर मैं भारत भ्रमण वर्ष 2023 की बात करता हूँ, देखो 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल को लॉन्च किया गया है। ज्ञात उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम श्री योजना, अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों पीएम श्री योजना। भाई पीएम श्री योजना किसके लिए है और दोस्तों क्यों लॉन्च की गई है। भाई अगर हम पीएम श्री योजना की बात करते हैं दोस्तों, पीएम श्री योजना की बात करते हैं, देखो 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, देखो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, कभी कभी दे दिया जाता है क्या ये राज्य स्पॉन्सर स्कीम है, नहीं दोस्तों ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि स्टेट स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, देखिए केंद्र प्रायोजित योजना। बाकी पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी प्रदान की गई है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, एक बार देख लेते हैं सारे के सारे पॉइंटों को, देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, देखो इस योजना का कार्यान्वयन अगर मैं बात करता हूँ 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से 2026-27, 2022-23 करंट में 2022-23 दोस्तों चल रहा है और 2026-27 तक दोस्तों ये योजना रहेगी। प्रस्तावित है पीएम श्री योजना छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन और संज्ञानात्मक विकास, मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पर दोस्तों एक तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत, ठीक है भाई। और बाकी देखो 21वीं सदी के महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। बाकी देखो पीएम श्री देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है, 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक योजना है ये। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ किया जाएगा, उनकी बिल्डिंगों को ठीक किया जाएगा दोस्तों। और बाकी केंद्र से दोस्तों पैसा मिलेगा सारी की सारी सुविधाओं को एक तरीके से लागू करने के लिए। देख लेते हैं भैया बाकी और क्या क्या है। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनल, एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया जाएगा। आप इसे पढ़ने के बाद में समझ सकते हैं, देखो इसे पढ़ने के बाद में समझ सकते हैं। बाकी देखो अगर वन लाइनर के रूप में याद करना चाहते हो तो पीएम श्री एक तरीके से स्कूलों का कोग्निटिव एजुकेशन, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के आधार पर स्कूलों का निर्माण करना और जो आधुनिक तरीके हैं दोस्तों उसके आधार पर, और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों दी जाएगी। वैसे तो हर स्कूल के अंदर दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन ही दी जाती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर दोस्तों अभी शिक्षा का जो स्तर है वो इस लेवल पर दोस्तों अभी नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो अगर कोई सरकारी शिक्षक बन जाता है दोस्तों तो वो सिर्फ ये सोचता है भाई सरकारी पैसा तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, अपनों का क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। भाई अगर सरकार को आपने इलेक्ट किया है दोस्तों तो आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाइए और धीमे धीमे देखो एक तरीके से दोनों सरकार और एक तरीके से टीचर
और बाकी हमारा समाज, सब लोग अगर मिल के करेंगे तो 100% हम अपने पूरे टारगेट को अचीव कर पाएंगे और अपने इस मिशन में कामयाब भी होंगे। देख लेते हैं, ये एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। ठीक है भाई, पीएम श्री योजना का समग्र शिक्षा, भाई देखो ये योजना है केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचों के माध्यम से लागू किया जाएगा। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस 19 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना है और इसके लिए दोस्तों 10,000 करोड़ रुपए, देखो देख सकते हैं आप, 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को भी शामिल किया गया और यह विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। वर्ल्ड बैंक ने इसमें मदद की है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने इसमें मदद की है। बाकी देखो, और बाकी इसे आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब देखो नमस्ते योजना, भाई नमस्ते योजना के बारे में पढ़ते हैं। नमस्ते योजना क्या है? अगर मैं नमस्ते योजना की बात करता हूं, देखो हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए दोस्तों, आज मैं नगर निगम में इतने सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं देश के अंदर, और वो आज भी हमारा देश इतना डेवलप होने के बावजूद भी आज दोस्तों मैला हाथ से ढोते हैं और जो गंदगी है दोस्तों उसे हाथों से साफ करते हैं। उसके लिए दोस्तों ये नमस्ते योजना है और सरकार का ये अभियान है, भाई कोई भी इंसान गंदगी के संपर्क में नहीं जाएगा, हाथों से किसी भी अपशिष्ट या कचरे को दोस्तों नहीं उठाएगा। ठीक है भाई, जो मल होता है दोस्तों उसे हाथों से बिल्कुल भी नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जो सेप्टिक टैंक होते हैं उसके अंदर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आपको पता भी जहरीली गैसें पाई जाती हैं और काफ़ी सारे यहाँ मर भी चुके हैं। इसलिए दोस्तों भाई आज देखिए, सरकार हो या कोई भी हो, इधर जो ध्यान था बहुत कम था, लेकिन इस सरकार ने ध्यान रखा है। अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ते लेते हैं। भाई हाथ से मैला उठाने, हाथ से मैला ढोने या नालों या सेप्टिक टैंकों को जोखिमपूर्ण सफाई, ठीक है भाई, हजारडेस क्लीनिंग में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्ति को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों, भाई सुरक्षा उपकरणों आपको पूरी सुरक्षा लेनी है, सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नाम याद रखना है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय दोस्तों इसके लिए प्रतिबद्ध है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी को भी सेप्टिक टैंक के अंदर दोस्तों ऐसे ही नहीं उतारा जाएगा, गंदगी को साफ करने के लिए। ठीक है भाई, 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करना है। स्मरणीय तथ्य, भाई इसमें देख लेना आपको क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है। भाई अगर मैं यहाँ बात करते हैं तो एक बार आपको पढ़ के देख लेना मोटा मोटा। ठीक है भाई, ये तो पता लग गया भाई नमस्ते योजना किसके लिए दोस्तों, सफाई कर्मचारी के लिए। डायरेक्ट कोई भी सफाई नहीं करेगा बिना सुरक्षा उपकरणों के। ठीक है भाई, 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा, भाई केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया 17 अगस्त 2022 को। नमस्ते का पूर्ण रूप नमस्ते नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। देखो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम मतलब मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही। देख लेना आप एक बार। ठीक है भाई, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बच्चों संयुक्त पहल है ये, किस किस की संयुक्त पहल है मेरे दोस्त? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। यहाँ से यूपीएससी का कुछ प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि नमस्ते स्कीम जो है वो किसकी है। ठीक है भाई, नमस्ते स्कीम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एंड आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ज्वाइंट पहल है दोस्तों, दोनों ने मिलकर काम किया है। नमस्ते योजना के प्रथम चरण में 500 शहरों, ठीक है भाई, को शामिल किया गया है और 360 करोड़ के परिव्यय के साथ 4 वर्षों में 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भी पढ़ लीजिए भाई दोस्तों, क्योंकि जब तक आप योजना का उद्देश्य नहीं पढ़ोगे हो सकता है दोस्तों आपके समझ में ये पूरी योजना नहीं आए, हो सकता है दोस्तों आपके समझ में ये योजना नहीं आए। ठीक है भाई, एक बार टारगेट पढ़ लेते हैं भाई। भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत ना होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले से बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं भाई। भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत ना होना, स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों स्किल वर्कर द्वारा संपादित किया जाना। मतलब
स्वच्छता के जितने भी कार्य हैं वो एक तरीके से ट्रेनेड और स्किल व्यक्ति से कराने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अनट्रेंड व्यक्ति को उतार दिया और उसके हेल्थ को नुकसान हो गया या फिर उसकी जान चली गई। भाई जान चली जाएगी, आपको क्या है, बस काम चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना है। आपको एक तरीके से ट्रेनिंग और बाकायदा इनकी समय समय पर दोस्तों ट्रेनिंग भी कराई जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। भाई देखो, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं जाना, स्वच्छता कर्मचारी को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना, सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी, संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप आगे देखते हैं। भाई आगे देखते हैं दोस्तों, देखो मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। भाई मंडला जो है पहला कार्यात्मक रूप से दोस्तों साक्षर जिला है। एक बार मंडला के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज दोस्तों मंडला के बारे में दी गई है। भाई मंडला यूनेस्को की बात करी जाती है दोस्तों। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को क्या करता है, संदर्भित करता है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने और अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना का उपयोग जारी करने में सक्षम बनाती है। भाई ठीक है भाई, मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। भाई कोई एक व्यक्ति है, कोई एक समूह है, क्या करता है भाई, प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए, अगर वो प्रभावी रूप से कार्य करना चाहता है या फिर उसके लिए एक ना एक साक्षरता की जरूरत पड़ती है। भाई अगर कोई एक तरीके से अच्छी तरीके से कार्य करना चाहता है और अपने समाज के लिए दोस्तों, अपने समाज के लिए कार्य करना चाहता है तो उसे साक्षरता इतनी होनी चाहिए कि वो पढ़ सके, लिख सके दोस्तों। तब इसी के लिए दोस्तों ये पहल थी और इसमें मंडला जो है ना पहला साक्षर जिला बना है। 15 अगस्त 2022 को एमपी का आदिवासी बहुल जिला, भाई आदिवासी बहुल जिला है इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला फंक्शनली लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। उपलब्धि के साथ ही मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा, देखो जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए, अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों जिला प्रशासन द्वारा। देखो क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको कई सारे दोस्तों फैक्ट मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, 2011 की अगर मैं जनगणना की बात करता हूँ तो मंडला जिले की जो साक्षरता थी 67.9% थी। तो दोस्तों कब थी भाई, ये 2011 में थी। लेकिन 2011 से देखो 10 साल के अंदर दोस्तों, 10-11 साल के अंदर इसने इतना करा कि इसने 100% अपनी साक्षरता को दोस्तों अचीव कर लिया। भाई मंडला जिले की पुरुष साक्षरता इतनी थी, महिला साक्षरता इतनी थी, आप देख सकते हैं। भाई अगर आप इस स्टेट से हैं तब आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी दोस्तों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको वनडे एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ मंडला जिले का नाम याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारे टारगेट मिलेंगे। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता इतनी थी दोस्तों। ठीक है भाई, आप मध्य प्रदेश वाले देख सकते हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस वाले। अब मैं भारत की साक्षरता की बात करता हूँ। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला 64.6%। देख सकते हैं आप, भारत की साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80%, 80.9, 81 समझ लीजिए, और महिला 64.6। ठीक है भाई, अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कौन कौन से दोस्तों प्रयास किए गए हैं। भाई देखो सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 में चला हुआ। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षरता भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, न्यू इंडिया NI लिटरेसी प्रोग्राम, NILP, नीलिप दोस्तों, नीलिप भी है। देखो नीलिप भी जो अभी चालू किया गया दोस्तों। ठीक है भाई, 2022 और 2027 की अवधि के लिए दोस्तों ये मंजूर है। बाकी मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से ऐसे टारगेट हैं जो कि लागू किए गए हैं।
देखो भाई, अब आगे बाकी आप देख सकते हैं कौन सा जिला, मंडला जिला भाई, और कौन से स्टेट का ये भी देख लेना। यहाँ से देखो आपको बहुत सारे फैक्ट मिले भाई। आपको भारत की साक्षरता दर जानने का अवसर मिला, उसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, महिला साक्षरता दर कितनी थी। बाकी MPPCS वाले अपने अपने स्टेट के अनुसार दोस्तों देख सकते हैं भाई। अब इस्माइल 75 देखते हैं भाई, इस्माइल 75 देखते हैं कि इस्माइल 75 है क्या भाई। इस्माइल 75 दोस्तों है किसके लिए, ये जो नहीं इस्माइल 75 पहले तो है किसने लॉन्च किया, ये देखिए भाई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इस्माइल देखो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल नामक एक क्षत्रिय योजना, ठीक है, प्रतिपादित की गई है। इस्माइल का पूर्ण रूप सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज इस्माइल है, मतलब आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता। आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता, मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज इस्माइल। इस योजना के अंतर्गत दो उपसमूह हैं। पहला है, इस योजना के अंतर्गत दो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ठीक है दोस्तों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए, पहली बात। दूसरा, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। एक तो ट्रांसजेंडर दोस्तों, देखो ये वंचित वर्ग होते हैं। अगर मैं ट्रांसजेंडर की बात करता हूं तो आज भी हमारा समाज ट्रांसजेंडर वर्ग को अपनाने में हिचकिचाता है और उनका तिरस्कार दोस्तों करता है भाई। अब देखो भिक्षावृत्ति भाई, भिक्षावृत्ति जो भीख मांगते हैं भाई, अधिकांश आपने देखे होंगे सड़कों पर, नगरों में, महानगरों में जो भीख मांगने वाले होते हैं, या तो एक तरीके से कौन लोग होते हैं भाई, या तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी होते हैं इसमें, या फिर जो शरीर से दोस्तों कमजोर होते हैं वो लोग भी दोस्तों यहाँ भीख मांगते हैं। अब इनके लिए, इनके कल्याण के दोस्तों इस्माइल 75 दोस्तों ये लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई। और देखो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस्माइल परियोजना हेतु 2025-26 तक 100 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है। कुल बजट किया गया दोस्तों, आवंटित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं एक बार, कुल बजट दोस्तों आवंटित किया गया है और इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, एक बार सारी की सारी चीजें देख लेते हैं। 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया भाई। केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है, ठीक है भाई। इसे ही इस्माइल 75 नाम दिया गया है। इस्माइल का मतलब होता है मुस्कान भाई। आप लोगों को भी एक तरीके से हंसने का अधिकार है। 75 नगर निगम को पहचान की गई और इसका जो नाम है उसी के नाम पर इस्माइल 75 दोस्तों नाम रख दिया गया, देख सकते हैं आप, ठीक है भाई। इस्माइल 75 के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठन, NGO और अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे भाई। इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी उपाय लगाने हैं जिससे इनका अधिक से अधिकतम दोस्तों कल्याण हो सके। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस पहल के निम्न उद्देश्य हैं भाई, निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना, शहरों कस्बों और नगरपालिका से भिक्षा क्या करना है भाई, यहाँ से भिक्षावृत्ति को दोस्तों दूर करना। विभिन्न हितधारकों की समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति में काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। गणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है और उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है भाई। अगर भिक्षावृत्ति की बात करी जाए, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है दोस्तों। और यहाँ पर एक शर्म की बात है दोस्तों, यूपी का भी यहाँ एक दूसरा स्थान है। यूपी हालांकि अपने आप में एक डेवलप स्टेट की श्रेणी में है, लेकिन फिर भी यहाँ भिक्षावृत्ति की श्रेणी में दोस्तों दूसरा स्थान है यूपी का। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर लाइक कीजिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय भाई, गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय है क्या और क्यों लॉन्च किया गया है और किसने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। देखो भाई, वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार के निर्माण, देखो वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में
हो रहे बदलाव एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। ठीक है भाई, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ा दोस्तों, आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए दोस्तों? क्योंकि आप उसका जो थीम है वो समझ जाते हैं, उसके बाद में जब आप रिवीजन करते हैं दोस्तों तब आपको ये थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो, इस परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक, बहुआयामी और भविष्योन्मुखी संस्थान की परिकल्पना लिखी गई है। 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 सेंट्रल यूनिवर्सिटी द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पारित कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को दोस्तों क्या कर दिया गया भाई, को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को, 16 अगस्त 2022 को देखो ये दोस्तों, ये जो विधेयक था शुरू में लोकसभा ने पास किया दोस्तों। किसने पास किया शुरू में दोस्तों? लोकसभा ने 3 अगस्त को। उसके बाद में 8 अगस्त को दोस्तों राज्यसभा ने पास किया। अब इसे अगर कानून बनाना है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, जो कि 16 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। अब ये विधेयक अधिनियम बन गया, कानून बन गया दोस्तों। ये क्या बन गया मेरे भाई? रूल बन गया। अब देखो, अगर मैं अंग्रेजों के ज़माने की बात करूं या आज के ज़माने की बात करूं भाई, संसद के अंदर कोई भी नियम पहले पास होना जरूरी है, चाहे लोकसभा से पास करा लो, राज्यसभा से पास करा लो। उसके बाद में राष्ट्रपति की जब तक सहमति नहीं बनती है दोस्तों, तब तक वो एक तरीके से एक्ट कानून नहीं बन सकता। ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है भाई। भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा, देखो परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। 2009 में क्या करता है दोस्तों? संशोधन करता है। और देखो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो इसके अंदर दोस्तों लिया गया अभी? गुजरात के अंदर दोस्तों जो बड़ौदा का विश्वविद्यालय है। देखो गुजरात के अंदर दोस्तों जो रेलवे का विश्वविद्यालय है, देखो आप एक बार देख सकते हैं। देखो वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से भारतीय रेल और परिवहन संस्थान, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ौदा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान दोस्तों किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NTRI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में NTRI को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण, देखो दिसंबर 2022 में NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में चेंज कर उसका जो पुनः नाम चेंज किया गया है, उसका नाम अब दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में कर दिया गया है। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। बस आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखो आप चाहो तो एक बार इसे पढ़ सकते हो। बाकी आपको याद रखना है, एक नियम बना है दोस्तों जिसके द्वारा, अगर मैं प्रतिभा की बात करता हूं दोस्तों, प्रतिभा को खोजने के लिए जो परिवहन क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके लिए एक दोस्तों विश्वविद्यालय बना है, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी बनी है, जो कि बड़ोदरा के अंदर दोस्तों जो रेलवे का संस्थान था दोस्तों, उसी का जो नाम है वो चेंज करके दोस्तों ड्रीम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बस आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है। बाकी देख लेते हैं भाई दोस्तों, बाकी देख लेते हैं भाई। देखो जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति, भाई जगदीप धनखड़ कौन बने हैं बच्चों? भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ कौन बने? भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। भाई आपको नाम तो पता लग गया। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 16वें नंबर के हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, 16वें नंबर के हैं। 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति दोस्तों क्या हुए हैं भाई? चुनाव हुए हैं। लेकिन ये व्यक्तिक्रम में दोस्तों 14वें हैं। देखो 16वें नंबर के जो चुनाव हुए हैं, लेकिन व्यक्तिक्रम की अगर बात करी जाए तो जगदीप धनखड़ कौन से हैं? 14वें हैं व्यक्तिक्रम में। बाकी देखो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, ये बात आपको पता होना चाहिए भाई। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें संसद के सदस्य, वो भी ओनली निर्वाचित, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य दोस्तों भाग नहीं लेते हैं।
जो एंग्लो इंडियन थे दोस्तों वो तो वैसे भी खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन राज्यसभा के ओनली मनोनीत सदस्य, सॉरी, राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये वहीं उपराष्ट्रपति, देखो एक मिनट रुको, दोबारा बताता हूँ मैं आपको भाई। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ, प्रेसिडेंट के चुनाव में दोस्तों कौन कौन भाग लेते हैं भाई? देखो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य की विधानसभा है, जो राज्य की दोस्तों विधानसभा है, उसके ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। अब यही बात करी जाती है उपराष्ट्रपति की दोस्तों। उपराष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट की 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है और जगदीप धनखड़ दोस्तों चुने गए हैं, जो कि वर्तमान की बीजेपी पार्टी से सपोर्टिव है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर राज्यसभा के टोटल सदस्य है, राज्यसभा के दोस्तों टोटल सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, और लोकसभा के दोस्तों निर्वाचित सदस्य, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य थे 2 एंग्लो इंडियन दोस्तों, उन्हें पहले से ही खत्म कर दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ संसद के, देखो यहाँ संसद के सदस्य, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो दोस्तों, दोनों के दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और देखो यहाँ निर्वाचक मंडल की बात करी जाए तो 788 सदस्य शामिल थे। ठीक है भाई, 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ को विजय घोषित किया गया है, 14वें नंबर के हैं। ठीक है, चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव और चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह द्वारा की गई है। बाकी देख लेता हूं कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है सारी देख लेते हैं। अब जगदीप धनखड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ जी कहां से आते हैं और कहां से ये संबंधित है भाई। अगर जगदीप धनखड़ की बात करता हूं दोस्तों, ये राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू जिला, राजस्थान से आते हैं, किथाना गांव है, किथाना। अब देखो ये इनका जो जन्म हुआ है 18 मई 1951 को हुआ भाई। ठीक है, राजस्थान के झुंझुनू जिला है। बाकी आप देख सकते हैं, एक बार राजस्थान से हैं, बस यही ध्यान रखना है। और इससे पहले दोस्तों ये राज्यपाल थे भाई। 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव से पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। ये भी ध्यान रखना भाई कि उपराष्ट्रपति जो थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे इससे पहले, क्योंकि अगर यूपीएससी के अंदर ये कथन बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ ने इससे पहले क्या काम किया है। कौन थे दोस्तों? वो पश्चिम बंगाल के एक तरीके से राज्यपाल थे, गवर्नर थे। अब आ गए बुरहानपुर, पहला हर घर जिला, प्रमाणित जिला, पहला हर घर, देखो बुरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। बुरहानपुर की मैं बात करता हूं, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से, लाल किले की दोस्तों क्या भाई, लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में ही भारत सरकार द्वारा राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। हर घर जल को दोस्तों क्या कर रही है भाई? मोदी सरकार कार्यान्वित कर रही है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से कितनी चीजें महत्वपूर्ण है। देखो, मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। मिशन का उद्देश्य 2024 तक क्या करना है भाई? प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल, हर घर जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है। 22 जुलाई 2022 को एमपी का बुरहानपुर जिला क्या बना है बच्चों? एमपी का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित किया गया है। तो बुरहानपुर कहाँ है दोस्तों? एमपी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो योजना है वो 2024 का उसका टारगेट है कि प्रत्येक घर के अंदर दोस्तों हर घर जल होना चाहिए, ध्यान रखना। और ये जल शक्ति मंत्रालय की योजना भाई, जल शक्ति मंत्रालय की योजना है, ध्यान रखना। गोवा, देखो बच्चों, गोवा के दो, दादरा नगर हवेली के 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के भाई। अब आप देख सकते हैं, अगर यूपी का कोई है तो ठीक है, वरना दोस्तों आपके लिए ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा दोस्तों कोई महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। मैं देख लेता हूँ, यूपी का तो कोई नहीं है। गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य है भाई। देखो गोवा के बारे में ये जानकारी देख लेते हैं भाई दोस्तों।
देखो भाई ये आया, अब तक उत्तर प्रदेश के 37.35% घरों को जलापूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है। भाई यूपी की जो हालत है थोड़ी पिछड़ी हुई है भाई। गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य है। 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखो कौन सी रिपोर्ट दी हुई है, कौन सी रिपोर्ट दी हुई है। भारत नवाचार सूचकांक 2021, भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में जानते हैं। देखो नीति आयोग ने बच्चों, नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में, भाई नीति आयोग योजना आयोग की जगह आया है दोस्तों, योजना आयोग की जगह दोस्तों नीति आयोग आया है। 2019 में भारत नवाचार सूचकांकों के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया गया था, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार परितंत्र का विश्लेषण करने और उसे बढ़ावा देने का एक उपयोगी साधन है। इस सूचकांक को निम्न दो मुख्य आयामों डायमेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। पहला है दोस्तों इनेबलर्स और दूसरा है प्रदर्शन। भाई इनेबलर्स के अंदर नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया। भाई अगर उसने देखो इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। अगर उसने मानव पूंजी, इसके 5 स्तंभ में मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, निवेश, इन्वेस्टमेंट, ज्ञानकर्मी, नॉलेज वर्कर्स, व्यापारिक परिवेश, बिजनेस इन्वायरमेंट, सुरक्षा एवं विधिक परिवेश, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, प्रदर्शन। अब प्रदर्शन के आधार पर दोस्तों देख लेते हैं। भाई 2 आधार है, एक तो है बच्चों इन्वेलर्स और दूसरा क्या है प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर। परफॉर्मेंस भी आपको देखना है कि परफॉर्मेंस के आधार पर दोस्तों क्या कंडीशन रही है। देखो परफॉर्मेंस के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। ज्ञान निर्गत, नॉलेज आउटपुट और ज्ञान प्रसार, नॉलेज डिफ्यूशन। टोटल मिला के 5 और 2 7 स्तंभ में कुल 66 संकेतकों पर आधारित है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 6 संकेतक हैं। 50 एवं परफॉर्मेंस के तहत 16 संकेतक शामिल है। देख सकते हैं दोस्तों आप। बाकी देखिए भाई, बाकी देखिए दोस्तों कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। 21 जुलाई 2021 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक का 3रा संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? 3रा। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस IFC इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल रहा है। इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः 3 श्रेणियों में, बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों, देखो बड़े राज्य की श्रेणी में और बड़े के साथ में दोस्तों देख लेते हैं और किस श्रेणी में रखा गया। अभी देखो बड़े के साथ में दोस्तों पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में, केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्य की श्रेणी में। गोवा को एक राज्य होने के बावजूद इसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी कार्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जबकि गोवा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों नहीं है। बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और छत्तीसगढ़ दोस्तों अंतिम स्थान पर है। भाई बड़े राज्यों में कर्नाटका दोस्तों पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर छत्तीसगढ़ है। उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों की बात करी जाए तो यहाँ मणिपुर दोस्तों श्रेष्ठ है, पहले स्थान पर है, जबकि नागालैंड नीची कंडीशन में है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए चंडीगढ़ पहले स्थान पर है दोस्तों, जबकि लद्दाख दोस्तों सबसे नीचे कंडीशन में है। अब देखो यहाँ एक बार रैंकिंग देख लेते हैं दोस्तों। भारत नवाचार सूचकांक 2021, भारत नवाचार सूचकांक दोस्तों 2021 में पहले स्थान पर मैंने आपको बताया था भाई कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर दोस्तों तेलंगाना, कर्नाटक तेलंगाना हरियाणा। भारत नवाचार सूचकांक शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में मणिपुर पहले स्थान पर, उत्तराखंड, मेघालय, ये देख लेना दोस्तों। ठीक है भाई, ये चीज़ देख लें। अब आगे देखते हैं। अब हमें अपने भाई उत्तर प्रदेश की हमें रैंकिंग भी एक बार देखनी है। अब बाकी केंद्र शासित प्रदेश में मैंने आपको बताया बच्चों पहले स्थान पर चंडीगढ़ दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब देखिए बच्चों
अब देखिए, अगर आपका खुद का स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है, उसकी पोजीशन भी एक बार देख लेते हैं। जबकि यूपी का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है भाई, इतना है दोस्तों। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का प्रदर्शन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान प्राप्त हुआ बच्चों। उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 11वां। यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो इम्बेलेंस घटक के संबंध में बड़े राज्यों में यूपी को 11वां स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ये है 51,255 रुपये है 2019 से 2020 का। बाकी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, वैश्विक नवाचार सूचकांक में बच्चों भारत का प्रदर्शन क्या रहा है 2022 में, ये भी आपको जरूर देखना है भाई। देखो जीआई स्कोर 2022 में 36.6 है, जीआई की रैंक 40 है दोस्तों, और जीआई में जो शामिल देश थे वो कितने थे? 132 थे दोस्तों। कितने थे भाई? 132। अब देखो 132 में कौन सा है? 40वां। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में बात करते हैं। और ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का। देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यूपी के अंदर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, अब अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करी जाए तो कौन कौन से यहाँ जिले आते हैं भाई? चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, जालौन है। जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मतलब कम विकसित जिलों हेतु कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण का संकल्प लिया था भाई। आपने देखा है भाई दोस्तों, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ से अगर हाईवे भी गुजर जाता है गाँव के अंदर तो उन गाँव की तकदीर बदल जाती है। हाईवे भी गुजर जाता है और अगर एक एक्सप्रेस वे गुजर जाएगा दोस्तों तो इनका कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास होना ही होना है। तब ये देखो पिछड़े हुए जिले हैं जो कि चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है और जालौन है। अब आर्थिक रूप से भी इन्हें डेवलप करना है दोस्तों और बाकी जो इनका पिछड़ापन है वो भी दूर करना है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का दोस्तों निर्माण का संकल्प लिया है। ठीक है, इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। देखो ये महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और गंगा और यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से दोस्तों जुड़ गया है। 16 जुलाई 2022 को पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की, उत्तर प्रदेश के दोस्तों कहाँ की भाई? जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया था। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। एक बार नाम याद रख सकते हैं, किसने निर्माण किया भाई? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA। आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दोस्तों भारी चीज नहीं है, आसानी से आप इसे देख सकते हैं भाई। बाकी और देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों एक बार लंबाई देख लेना 296.07 इसकी जो लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई ऐसा समझ लेना 300 किलोमीटर के समथिंग में है भाई। 296.07 किलोमीटर है। यह 4 लेन वाले एक्सप्रेस वे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इसका प्रारंभ जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतपुर कूप के निकट एवं समाप्ति स्थान इटावा के ग्राम कुदरेल के निकट है। भाई कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से दोस्तों खत्म हुआ? देखो दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ? चित्रकूट से स्टार्ट हुआ और दोस्तों इटावा तक खत्म हुआ। चित्रकूट से शुरू हुआ दोस्तों, देखो चित्रकूट से शुरू हुआ और इटावा तक दोस्तों कहाँ खत्म हुआ? यह एक्सप्रेस वे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। देखो चित्रकूट हुआ, इटावा हुआ, बांदा हुआ, महोबा हुआ, हमीरपुर हुआ, जालौन हुआ, औरैया हुआ, इटावा हुआ, यहाँ से गुजरेगा। इस एक्सप्रेस वे के संरेखण अलाइनमेंट पर पड़ने वाली मुख्य नदियों में बागेन, केन, श्यामा, चंबाल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या करेगा भाई? इस एरिया का जहाँ जहाँ से गुजरेगा दोस्तों इसका सर्वांगीण दोस्तों विकास करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और अगर पहली बार दोस्तों चैनल से जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।